नमस्कार। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आने वाले आकार बहुला वर्ग की 3 बोलियों खड़ी बोली, हरियाणी और दक्खनी पर हम बात कर चुके हैं। आज से हम ओकार बहुला वर्ग की बोलियों पर बात करने वाले हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम ब्रज भाषा को देखेंगे। ब्रज भाषा में जो ब्रज शब्द है उसका अर्थ है पशुओं या गायों का समूह या फिर चारागाह। तो ब्रज भाषा के हमें ये 2 अर्थ देखने को मिलते हैं, पशुओं का समूह या चारागाह। ठीक है। अगला पॉइंट है, पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी भाषा ब्रज भाषा या ब्रजी कही गई। तो हम एक बार देख लेते हैं ब्रज भाषा का क्षेत्र है कौन सा। ये जो ब्लू से मार्क किया गया आपको दिख रहा होगा, ये सौरसेनी अपभ्रंश का क्षेत्र है, और ये जो रेड कलर से मार्क किया गया है ये हमारा पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग का क्षेत्र है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि कई बार ये मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली क्लासेस में। तो ये जो हम ब्लू लाइन से अब मार्क कर रहे हैं ये हमारा ब्रज भाषा का क्षेत्र होगा। इसको गौर से देखिएगा, ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है। ठीक। तो ये जो क्षेत्र था यहाँ पर पशुपालन का प्राधान्य था, इसी कारण से ये क्षेत्र ब्रज कहलाया। अगला पॉइंट है, ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। तो ये देखिए, ये जो पूरा ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी आउटलाइन, इसमें ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है ये बीच में पड़ता है। इसका मतलब है कि सौरसेनी अपभ्रंश के बीच का जो क्षेत्र है वो ब्रज भाषा का क्षेत्र है, इसीलिए इसको कहा गया है कि सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से ब्रज भाषा का विकास हुआ। अगला पॉइंट है, ब्रज भाषा के कुछ अन्य नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे भाषामणि। तो ये भाषा चूंकि श्रेष्ठ मानी गई इसीलिए इसको भाषामणि कहा गया। ब्रज क्षेत्र की भाषा होने के कारण इसे ब्रजी कहा गया। और अगला है नाग भाषा। तो नाग भाषा नाम क्यों पड़ा होगा ये मुझे कहीं किताबों में तो नहीं मिला है, लेकिन एक तर्क मेरे पास है इसके लिए। ये जो क्षेत्र है मथुरा और ग्वालियर के बीच का, यहाँ पर नागवंश के शासकों का शासन रहा है काफी लंबे समय तक। तो हो सकता है यहाँ पर नागवंश का शासनकाल रहा, इसी वजह से इस क्षेत्र की भाषा को नाग भाषा कहा जाने लगा। ये एक संभावित कारण हो सकता है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है ऐसा, बस डॉट्स को कनेक्ट किया है तो मुझे लग रहा है ऐसा। याद करने के लिए ठीक है, आप याद रख सकते हैं, बाकी मेरे पास इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। ठीक। अगला है पुरुषोत्तम भाषा और फिर है अंतर्वेदी। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ब्रज भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है। अंतर्वेद क्या होता है एक बार थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। चूंकि ये जो ब्रज वाला क्षेत्र है इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम, एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा। ये जो ब्रज वाला क्षेत्र है ये क्षेत्र 2 नदियों के बीच के प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से आप देखेंगे तो गंगा नदी निकल रही है और लगभग यहाँ से यमुना नदी निकल रही है, और इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है ये ब्रज वाला हिस्सा है। तो गंगा और यमुना के बीच का ये जो क्षेत्र है इसको अंतर्वेद कहा जाता है, और इसी क्षेत्र में ब्रज भाषा पड़ती है, इसी कारण से इसे अंतर्वेदी भी कहा जाता है। तो इसको आपको ठीक से याद रखना है कि अंतर्वेदी क्यों कहा जाता है और किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं ब्रज भाषा की उपबोलियां कौन सी हैं। तो भुक्सा, भरतपुरी, डांगी, माथुरी, जादोबाटी, सिकरवाड़ी और अंतर्वेदी, ये उपबोलियां हैं ब्रज भाषा की। यहाँ देखिए अंतर्वेदी का नाम अन्य भाषाओं में भी मिल रहा है और अंतर्वेदी का नाम हमें उपबोलियों में भी मिल रहा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको ब्रज भाषा का एक और नाम बताया है, वहीं कई विद्वानों ने अंतर्वेदी को ब्रज भाषा की एक उपबोली माना है। भरतपुरी तो भरतपुर के नाम पे पड़ गया है। डांगी नाम क्यों पड़ा है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जब आप
थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, हम दूसरा कलर ले लेते हैं। जब आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का ये वाला हिस्सा देखेंगे, और आपने सुना भी होगा कि ये चंबल वाला क्षेत्र है, तो चंबल वाले यहाँ, जो चंबल वाला यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है, ये बीहड़ प्रदेश है, या इसको डांग भी कहा जाता है। डांग प्रदेश भी कहा जाता है चंबल के बीहड़ वाले क्षेत्र को। इसीलिए डांग में बोली जाने के कारण इसकी एक उपबोली कौन सी है? डांगी है। अगला है माथुरी। तो मथुरा वाला जो मथुरा जिला है, वहां पर जो भाषा बोली जाती है वो माथुरी कहलाती है। जादोबाटी, तो ये जो शब्द है ये पहले यादवबाड़ी हुआ करता था। यादवों के यहाँ जो भाषा बोली जाती थी उसका नाम था यादवबाड़ी, और फिर इसको थोड़ा सा जो शब्द है वो विकृत होते होते हो गया, यादव से हो गया जादो और बारी का हो गया बाटी। तो जादो बाटी हमें ब्रज भाषा की एक उपबोली देखने को मिलती है। उसके बाद है सिकरबाड़ी। तो ये जो उपबोली है ये ग्वालियर वाले क्षेत्र में बोली जाती है, ग्वालियर मुरैना वाले रीजन में। और अंतर्वेदी का हमने देख ही लिया कि गंगा और यमुना दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे अंतर्वेद कहते हैं, इसीलिए वहां पे ब्रज भाषा की एक उपबोली बोली जाती है जिसका नाम अंतर्वेदी है, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे ब्रज भाषा का एक दूसरा नाम भी माना है। अब हम क्षेत्र देख लेते हैं। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र किन किन जिलों में विस्तृत है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, भरतपुर, धौलपुर, करौली और ग्वालियर। इनमें से कई जिले हैं जो यूपी में आते हैं। ये देखिए, यहाँ से लेकर एटा, बदायूं, बरेली, ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं। ठीक, उसके बाद भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये राजस्थान के जिले हैं। और ग्वालियर के साथ साथ हम यहाँ मुरैना को भी ले सकते हैं। तो ग्वालियर और मुरैना ये मध्य प्रदेश के जिले हैं। तो ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वो यूपी, एमपी और राजस्थान तीनों राज्यों में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट यहाँ पर है, ब्रज भाषा ओकारांत प्रधान है। तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि ब्रज भाषा ओकार बहुला है या ओकारांत प्रधान है। साथ ही इसमें व्यंजनांत के स्थान पर उकारांत और इकारांत की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। जैसे सब जो शब्द था वो यहाँ नहीं बोला जाएगा, सब का क्या हो जाएगा? सबू। माल का हो जाएगा मालू, क्योंकि इसमें उकारांत की प्रवृत्ति है। मन का मनु, काम का कामू, इसी तरह से कुछ शब्दों में इकारांत की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जैसे बहुरी, करी। अगला पॉइंट है, व्यंजन के अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति भी हमें ब्रज भाषा में देखने को मिलती है। तो क्या होते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, व्यंजन? ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रख सकते हैं, जैसे तुम्हारो शब्द जो है उसका तुम्हारो हो गया, क्योंकि हा जो है वो महाप्राण है, तो उसको हटा दिया, अल्प प्राण करके तुम्हारो कर दिया। जैसे भूखा है तो खा एक महाप्राण व्यंजन है और का एक अल्प प्राण है, तो भूखा को रिप्लेस कर दिया, जो खा था उसको रिप्लेस करके का कर दिया, तो भूखा हो गया। उसी तरह हाथ को हाथ लिखा, क्योंकि हाथ में जो था आ रहा है हाथ में वो महाप्राण व्यंजन है, तो उसको एक अल्प प्राण व्यंजन ता से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है, ला और ड़ा के स्थान पर रा कर देने की प्रवृत्ति पाई जाती है ब्रज भाषा में। जैसे झगड़ा नहीं कहा जाता है, झगड़ो कहा जाता है या झगड़ा कहा जाता है। पीला ना कहकर पीरो कहा जाता है, दुबला ना कहकर दुबरो कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जब से गोकुल वल्लभ संप्रदाय का केंद्र हुआ तब से ब्रज भाषा में कृष्ण साहित्य लिखा जाने लगा। तो कब से लिखा जाने लगा है ब्रज भाषा में कृष्ण साहित्य? जब से गोकुल वल्लभ संप्रदाय का केंद्र हुआ है। धीरे धीरे यह बोली समस्त हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा हो गई, और चूंकि एक समय ऐसा था जब ब्रज भाषा एक बहुत लंबे समय तक संपूर्ण हिंदी प्रदेश की भाषा बनी हुई थी, यही एक कारण है कि ब्रज बोली है लेकिन उसके साथ भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ब्रज को ब्रज भाषा कहा जाता है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी प्रभावशाली ये रही होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हमें ब्रज बोली को देख लेना है।
तो ब्रजबुली क्या है? बांग्ला का कृत्रिम रूप है। आसान शब्दों में हम समझ लेते हैं, मैप पे चलते हैं हम अपने। ये है ब्रज भाषा का क्षेत्र, ठीक है, और ये है बंगाल वाला क्षेत्र। ये दिख रहा होगा आपको, वेस्ट बंगाल यहाँ पे, तो ये बंगाल वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कृष्ण साहित्य रचा जा रहा था, लेकिन बंगाल वाले क्षेत्र में भी कई कवि थे जो कृष्ण भक्ति साहित्य परक रचनाएं कर रहे थे। और ये कवि चूंकि अपनी रचनाएं बंगाल वाले क्षेत्र में कर रहे थे, इस कारण से इनकी जो भाषा थी वो बांग्ला थी, लेकिन जिसका ये वर्णन कर रहे थे कृष्ण जी का, उनका जो परिवेश था वो ब्रज क्षेत्र का था। तो कई ऐसे शब्द इन्होंने रखे जब कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जो ब्रज क्षेत्र से संबंधित थे। तो कह सकते हैं कि इस तरह से एक मिली जुली भाषा निकल कर आई, जिसे क्या कहा गया? ब्रज बुली कहा गया। तो ब्रज बुली में मुख्य तौर पर बांग्ला है और ब्रज है, इन दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। मुख्य तौर पर इन्हीं दोनों बोलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। व्याकरण तथा शब्द समूह की दृष्टि से ब्रजबुली में बांग्ला, मैथिली, ब्रज और पश्चिमी हिंदी, जो कि बहुत ही कम है, का मिश्रण है। तो अब आप देखिए, मुख्य तौर पे हमने क्या देखा कि बांग्ला का मिश्रण है और ब्रज का मिश्रण है, लेकिन ब्रज वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में आता है। तो ये तो तय है कि ब्रज वाली जो ब्रज भाषा है उस पर पश्चिमी हिंदी का थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिला होगा, और बांग्ला का जो क्षेत्र है उसके बगल में ही यहाँ पर किसका क्षेत्र है? मैथिली भाषा का क्षेत्र है। तो ये भी स्वाभाविक है कि बांग्ला भी अपनी पड़ोसी भाषा से प्रभावित तो हुई होगी। तो इसीलिए इसको आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि बांग्ला और ब्रज के अलावा इसमें और कौन कौन सी बोलियां हमें देखने को मिलेंगी। तो मुख्य तौर पर ब्रजबुली में बांग्ला है और ब्रज है, उसके अलावा थोड़ा बहुत मैथिली और थोड़ा बहुत पश्चिमी हिंदी का मिश्रण भी हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें 15वीं-16वीं सदी में गोविंददास, ज्ञानदास आदि कवियों द्वारा तथा आधुनिक काल में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा कृष्ण भक्ति विषयक रचना की गई। तो ब्रजबुली में रचना किस किस ने की? 15वीं-16वीं सदी में गोविंददास और ज्ञानदास ने की, और आधुनिक काल में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कृष्ण भक्ति परक जो रचनाएं की हैं उनकी भाषा क्या मानी जाती है? ब्रजबुली मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कृष्ण का संबंध ब्रज से होने के कारण ही इसे ब्रजबुली संज्ञा दी गई है। तो जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पर बताया गया है कि चूंकि कृष्ण जी का जो परिवेश था वो ब्रज से संबंधित था, इसीलिए वहाँ के शब्दों का आना स्वाभाविक ही था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ब्रजबुली शब्द का प्रथम प्रयोग बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने 19वीं सदी में किया है। तो ये सीधा सा फैक्ट है, इसको आप याद रख लेंगे, 19वीं सदी में किया है। तो और ब्रजबुली का संबंध चूंकि कृष्ण भक्ति विषयक रचनाओं से है, कृष्ण ईश्वर हैं, तो आप इसको भी कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि ब्रजबुली नाम किसने दिया है? ईश्वर चंद्र गुप्त ने दिया है। अब हम चलते हैं अपनी खाली स्लाइड की तरफ। इसका मतलब क्वेश्चंस हम देखेंगे आज के लिए, पर उससे पहले पिछली 2 क्लासेस में आप लोगों ने बहुत अच्छे से उत्तर दिए और कुछ लोगों ने तो लगातार दोनों दिन एकदम सही उत्तर दिए। तो इनमें शाहीन ने दोनों दिन एकदम ठीक उत्तर दिए हैं, निधि ने भी दोनों दिन ठीक उत्तर दिए हैं बढ़िया से, और रमन। तो आप तीनों लोगों का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप लोगों ने दोनों दिन कंटिन्यूटी बनाकर रखी है। बाकी लोगों ने भी उत्तर दिए हैं इनके अलावा भी, लेकिन कुछ लोगों ने पिछले दिन उत्तर दिए थे और कुछ लोगों ने कल की क्लास के लिए उत्तर दिए हैं। तो कंटिन्यूटी भी आप लोग बना के रखें, मैं इसको भी चेक करूँगी। मैं पर डे ये डेटा नोट करूँगी नोटबुक में कि कितने लोग रेगुलरली ठीक से पढ़ रहे हैं। अगर आप बाद में भी क्लास देखते हैं ना, तो बाद में भी आप आंसर लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी दिन क्लास नहीं देखी तो फिर आपको उत्तर नहीं देना है। आप जब भी इस क्लास को देखें आप आंसर ज़रूर दें, उससे आपका ही फ़ायदा होगा।
चीज़ें रिपीट होंगी तो ज़्यादा आपको याद होंगी। चलिए अब हम अपने आज के प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है, दक्षिणी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पहला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी नाम जो आया वो सर्वप्रथम कहाँ से आया? दक्षिणी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, किस ग्रंथ में किया, दोनों चीजें बतानी है आपको। ये थोड़ा सा गलत हो गया, सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक। ग्रंथ का रचना काल क्या है, तीनों चीजें लिखनी है इसमें। दूसरा प्रश्न है, जो हमने एक व्यंजन वर्ण पढ़ा था ला, इसको इस तरीके से ना लिखकर इस तरीके से ये लिखा जाएगा, ठीक। ये किस प्रकार का व्यंजन है? मैंने आपको बताया था कि ये 53वें वर्ण के रूप में जुड़ा है, और ये किस प्रकार के व्यंजन के रूप में जुड़ा है वो आपको मुझे बताना है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने आज के। तीसरा प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थानी कौन सी है? इस प्रश्न को बहुत ध्यान से उत्तर देना है आपको, गलत नहीं करना है इसमें। दक्षिणी राजस्थानी कौन सी है? चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने समुदायों में बांटा है? एक सेकंड रुकिएगा, कितने समुदायों में बांटा, ठीक। पांचवें प्रश्न पे चलते हैं हम अपने। एक सेकंड, आज का हमारा पांचवा प्रश्न हो जाएगा, किस विद्वान ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में गौड़ियन शब्द का प्रयोग किया है? तो किस विद्वान ने गौड़ियन शब्द का प्रयोग किया है? और फिर इन्होंने 4 जो विभाजन है वो किए हैं, पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। तो आपको इनका नाम बताना है। छठवां प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न को आप बहुत एहतियात से करिएगा। छठवें प्रश्न को, मागधी अपभ्रंश से विकसित, एक सेकंड रुकिएगा, विकसित 3 गैर हिंदी भाषाओं का नाम बताइए। भाषाएं कौन सी हैं? अगर आपने पिछली क्लासेस पढ़ी हैं ठीक से तो आप इसका उत्तर भी कर पाएंगे। एक बार मैं फटाफट क्वेश्चंस रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, किस ग्रंथ में किया है और किस सन में वो ग्रंथ लिखा गया? तीनों चीजें आप लिखेंगे। ये जो व्यंजन वर्ण है ला, ये किस प्रकार का व्यंजन है? दक्षिणी राजस्थानी कौन सी है? जॉर्ज ग्रियर्सन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने समुदायों में बांटते हैं? किस विद्वान ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के समय गौड़ियन शब्द का प्रयोग किया है? और छठवां है, मागधी अपभ्रंश से विकसित 3 गैर हिंदी भाषाएं कौन सी हैं, उनका नाम बताना है। यकीन मानिए अगर आप ये छोटी सी प्रैक्टिस करते रहे कंटिन्यूसली तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब हम अपना पुराना जो है वो रिवाइज करते जाएंगे। यहाँ मैंने
जैसे ही प्रश्न रखे हैं ना, आप इनके अनुसार अपना रिवीजन भी करें। जैसे देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो हमने वर्गीकरण पढ़ा था, वहां से मैंने 2 प्रश्न रखे हैं। तो अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर वहां से देखें, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप कायदे से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विभाजन है पूरा पढ़ लें, उसको 5-6 जितने भी विद्वानों का हमने पढ़ा था सबका पढ़ लें, और फिर भले देखकर इसका उत्तर दें, लेकिन इसका उत्तर जरूर लिखें। इस प्रैक्टिस से चीजें दिमाग में बैठनी शुरू होंगी। उसी तरह से अगर दक्षिणी से यहाँ पर एक प्रश्न है, तो इसका मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आप दक्षिणी वाला जो हमने जितना भी पढ़ा है उसको एक बार पढ़ लें, फिर ये उत्तर दें। ठीक, तो ये काम आपको साथ साथ में करते चलना है, और यकीन मानिए ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है, लेकिन यही आपको बाद में बहुत काम आएगी, क्योंकि चीज़ें हमें पता नहीं चलेगा कब धीरे धीरे जो फैक्ट्स हैं वो हमारे दिमाग में बैठते जा रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।